हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इनकम टैक्स या फिर कहें इनकम टैक्स लाइन अकाउंट्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी। आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह के कुछ और नए क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में भी रहेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धारा 80 के अंतर्गत निशक्तता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है। व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। 50,000, 75,000, जीरो एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 80 के अंतर्गत निशक्तता यानी कि जो आपकी 80 से 80U तक की डिडक्शंस दे रखी हैं, सेक्शंस हैं जो आप लोगों की, जिसके अंतर्गत डिडक्शंस दी जाती हैं, उससे रिलेटेड आपकी ये वीडियो रहेगी। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड होंगे, जिससे कि आपकी ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि बहुत से सेक्शंस दे रखे हैं, उसमें काफ़ी कुछ दे रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो 80 के अंतर्गत कह रहा है, तो वहाँ पर जो निशक्त आश्रित होगा तो दो तरह से रहता है। एक आपका निशक्त आश्रित जो है जो सामान्य होगा, और एक गंभीर रूप से निशक्त होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिर्फ डिसेबिलिटी पूछी है, कोई सीरियस डिसेबिलिटी की बात नहीं कही है, तो हम उसको नॉर्मली लेके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75,000 मिलेगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर कह रखा होता कि गंभीर रूप से निशक्त है, सीरियस उसकी डिसेबिलिटी है, तो वहाँ पर आपको 1,25,000 की डिडक्शन दी जाती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशंस इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। 80G जो सेक्शन दे रखी है, काफ़ी उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल भी आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वो सेक्शन। और जब भी आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी ये सेक्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक आपका पहला तो ये चीज़ आती है कि एक क्वालिफाइंग अमाउंट वाले होते हैं, बिना क्वालिफाइंग अमाउंट के होते हैं। तो वहाँ पर जो बिना क्वालिफाइंग अमाउंट है उसमें भी आपके दो तरह के रहते हैं, 100% वाले और 50% वाले। और इसी तरह से जो क्वालिफाइंग अमाउंट दूसरा जो आपका हो जाएगा, उसमें भी 100% और 50% वाले होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिर्फ सीधे सीधे दे रखा है 100% कटौती स्वीकृत होगी। तो कौन सा कोष हो जाते हैं, प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष, राष्ट्रीय खेल कोष, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष। तो आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से जो है 100% वाले, कौन से 50% वाले। यहाँ पर जिसकी 100% कटौती मिलती है वो हो जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स फंड, राष्ट्रीय खेल कोष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80C की कटौती लागू होती है। सेक्शन 80C अप्लाइज ऑन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी। धारा 80C जो है उसकी कटौती किस पर लागू होती है, कि एक व्यक्ति या फिर संयुक्त हिंदू परिवार पर, फर्म पर, सहकारी समितियों पर, कंपनी पर। तो ये कटौती जो लागू होगी वो हो जाती है जो एक इंडिविजुअल होगा और जो HUF होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, उस पर लागू होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है आज, क्योंकि आपको पता ही होगा इनकम टैक्स में रेट्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जो लिमिट्स होती हैं वो बदलती रहती हैं। अभी जो करंट में चल रही है 1,50,000 की चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आयकर की किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान 100% सकल कुल आय में से घटता है। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल 100% आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द SSC अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 80C, 80G, 80GG, 80D। तो क्वेश्चन पे जो पूछ रहा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किससे रिलेटेड है। जब भी दान की जहाँ पर भी बात आ जाए, जहाँ पर भी डोनेशन की बात आ जाए, तो वो सीधे सीधे आपकी कौन सा सेक्शन हो जाती है, 80G हो जाती है। 100% का है या 50% का है, अगर डोनेशन दी जा रही है तो वो 80G में जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती की राशि है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 द मैक्सिमम permissible deduction under section 80C is 79,000, 1,12,000, 1,50,000, 80,000। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि 80C की अधिकतम कटौती, तो अभी मैंने बताया ही आपको कि कितनी है मैक्सिमम लिमिट, हो जाएगी 1,50,000। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद धारा 80D के अंतर्गत आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D। रिप्लेसमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, नन ऑफ दीज।
तो अब से पूछा जो धारा सेक्शन 80D है वो उसमें क्या चीज़ें आती हैं या कौन सी चीज़ों की कटौती उसमें दी जाती है। यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण की वापसी, विकलांग आश्रित की चिकित्सा के लिए व्यय, चिकित्सा बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 80D है वो आ जाएगी चिकित्सीय बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होती है 80D। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, इसके लिमिट्स क्या रहती हैं, तो यहाँ पर भी रहेगा आपका कि एक हो जाएगा जो सामान्य आश्रित होता है उसके लिए है आपकी 25,000 की, और जो दूसरा वरिष्ठ नागरिक होगा उसके लिए हो जाएगी 50,000 की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धारा 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या है। अंडर सेक्शन 80E, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर द हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू 20,000, 25,000, 30,000, नो लिमिट। तो धारा 80E के बारे में आपसे पूछा है कि जो उच्च शिक्षा के लिए, देखिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, आपके उच्च शिक्षा के लिए कौन सी धारा हो जाएगी, जो हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया जाता है उसके लिए सेक्शन हो जाएगी 80E। और आपसे दूसरी चीज़ क्या पूछी है कि ब्याज की जो दिया जाता है, इंटरेस्ट जो दिया जाता है उस पर डिडक्शन कितने लिमिट तक मिलती है, तो वो हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, यानी कि कोई लिमिट नहीं दे रखी इसकी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक एक्स के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ए सीनियर सिटीजन इज 10,000, 15,000, 50,000, 25,000। तो यहाँ पर क्या है कि वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, उसके जो हेल्थ का इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया गया है उस पर कितनी उसको कटौती मिलेगी, कितना उसको डिडक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो है अभी इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने 80D में आप लोग को बताया ही था कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको कितनी दी जाती है, उनकी हो जाती है 50,000 की, और जो सामान्य होता है जो है वरिष्ठ नागरिक नहीं होते यानी कि जो है 60 के अंदर होते हैं उनको दी जाती है 25,000 की, जो उसके ऊपर होते हैं उनको दी जाती है 50,000 की। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने अपने स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 10,000 रोकड़ में दिया, उसे धारा 80D के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी। राम पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज हेल्थ ₹10,000 in cash. Deduction shall be allowed to him under section 80D. 5,000, 10,000, 15,000, nil। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन बना करके दे दिया गया है कि एक तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो उससे आप ये निकाल पाएंगे कि दोनों में से किस राशि की कटौती मिलेगी। तो यहाँ पर जो 80D के अंतर्गत दे रखी हैं कटौती, तो वहाँ पर रहता है कि 2 पॉइंट बनते हैं, एक जितना उसने जो है बीमा प्रीमियम चुकाया होता है, और दूसरा की जो अधिकतम सीमा होती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो किस तरह का है, क्योंकि राम ने अपने स्वास्थ्य का बीमा, ये नहीं कह रहा है कि कोई वरिष्ठ है, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना बीमा प्रीमियम दिया है, 10,000 का, तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि जो उसने पे किया है वो 10,000 है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 25,000 की है। तो यहाँ पर कटौती जो दी जाती है, वैसे तो जो दोनों में कम होता है उसकी डिडक्शन दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि कैश में उसने पेमेंट किया है, तो अगर कैश में दिया जाएगा प्रीमियम तो यहाँ पर उसको कोई भी कटौती नहीं मिलेगी, रोकड़ को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से अगर प्रीमियम देता है तब उसे कटौती दी जाती है। तो यहाँ पर जो कटौती होगी वो नील होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर कोई स्पेसिफिकली एक पॉइंट कोई बोला गया है तो कभी कभी उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है, उसको ध्यान दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले, उसे धारा QQB में कटौती मिलेगी। A resident individual received ₹5 lakh as royalty on literary book, he will get deduction under section 80 QQB। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने रॉयल्टी जो बुक थी, साहित्यिक पुस्तक थी, उस पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले थे। तो दो चीज़ें समझ लीजिए, रॉयल्टी की जो छूट दी जाती है किस सेक्शन में आएगी, 80 QQB में आती है। तो यहाँ पर उसकी जो पूछा है कि कितनी उसको कटौती मिलेगी, तो उसने जो है 5 लाख के मिले हैं, पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट बन जाएगा कि उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, जो कटौती दी जाती है उसकी, वो हो जाएगी 3 लाख की। जो 3 लाख की अमाउंट होता है वो मैक्सिमम लिमिट होती है। तो 5 लाख उसने जो है रॉयल्टी के मिले हैं, और 3 लाख की उसको मैक्सिमम लिमिट है, तो उसे कटौती सिर्फ 3 लाख की ही दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो बुक है वो किस तरह की बुक है, अगर स्कूल के लिए है या जो है नॉर्मल जो है मैगजीन्स जो होती हैं उस पर है, तो उसकी कोई जो है डिडक्शन नहीं दी जाती। कोई साहित्यिक, कोई लिटरेचर से रिलेटेड अगर बुक होती तो उसी की ही सिर्फ जो है रॉयल्टी की कटौती दी जाती है, डिडक्शन दी जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनिवासी व्यक्ति को कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी के 4 लाख रुपए मिले, उसे धारा QQB में कटौती मिलेगी। ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव्ड 4 लाख एज रॉयल्टी ऑन द आर्टिस्टिक बुक, ही विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB।
नील, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक, ध्यान दीजिएगा, अनिवासी व्यक्ति है, रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, उसको जो है कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी के 4 लाख रुपए मिले हैं। तो वहाँ पर उसे पूछ रहा है कि उसे कितनी कटौती दी जाएगी। तो उसे कोई भी कटौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो भारत में निवासी नहीं है उस गत वर्ष में, उस प्रीवियस ईयर में, बल्कि अनिवासी, इसलिए उसे कोई भी कटौती नहीं मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की छूट एक हिंदू अविभाजित परिवार अपनी सकल कुल आय में प्राप्त नहीं कर सकता? अंडर विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एन HUF इज नॉट एंटाइटल्ड टू ए डिडक्शन फ्रॉम इट्स ग्रॉस टोटल इनकम? ATC, ATG, ATD, ATP। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार जो है उसे कौन सी सेक्शन में कटौती नहीं मिलती है, प्राप्त नहीं होगी? वो हो जाएगा ATP। ATP में उसे कटौती नहीं मिलती। अब ATP धारा में, सेक्शन में किस चीज़ पर कटौती मिलती है? तो ये धारा जो है वो सहकारी समितियों के लिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके लिए है। इस वजह से इसमें जो HUF होगा उसको कटौती नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस आय पर धारा ATG की कटौती नहीं दी जा सकती? ऑन विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन ATG इज नॉट अलाउड? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नन। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि किस धारा पर ATG की कटौती नहीं मिलेगी, तो वो हो जाएगी जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होती है, उस पर नहीं मिलती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी कि क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जब हम जो क्वालिफाइंग अमाउंट की, मैंने आपको बात बताई थी, क्वालिफाइंग अमाउंट का यानी कि सीमा वाले जो दान होते हैं, जब उसकी राशि निकाल रहे होते हैं कि क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगा, तो वहाँ पर जो टोटल इनकम, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती है, उसमें जो भी ATC से ATU तक की, ATG को छोड़ करके ATC से ATU तक की जितनी भी डिडक्शंस होती हैं सबको लेस कर दिया जाता है, और साथ ही जो पूंजी लाभ दे रखा होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसको भी हम लेस कर देते हैं। उसके बाद जो अमाउंट निकल करके आता है उसका हम 10% निकाल करके क्वालिफाइंग अमाउंट निकालते हैं सेक्शन 80G में। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पे नहीं दी जा सकती? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रजत जो पूर्णतः अंधे हैं उन्हें 80 U में कटौती मिलेगी। मिस्टर रजत इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, ही विल अवेल रिडक्शन अंडर सेक्शन 80U 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कोई व्यक्ति, यहाँ पर कहने का मतलब ये है जो ATU आपकी सेक्शन है उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति निशक्त होगा, निशक्त में से जो है उसे सुनाई नहीं देता है, या फिर वो अंधा है, इस तरह की कोई निशक्तता है, तो वहाँ पर भी 2 पॉइंट बनते हैं कि एक साधारण निशक्त है या फिर कम्प्लीटली है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो पूर्णतः अंधे, कम्प्लीटली निशक्त हैं, तो वहाँ पर उनको कितनी छूट मिलेगी? वो हो जाएगी 1,25,000 की। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। धारा 80E के अंतर्गत कटौती मिलती है। डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80E इन रिलेशन टू डोनेशन, इन रिलेशन टू मेडिकल एक्सपेंसेस, इन रिलेशन टू इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन पेड, नन ऑफ दिस। तो जो इस सेक्शन में जो छूट मिलती है, कटौती दी जाती है, वो किससे रिलेटेड दी जाती है? तो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन एक मैंने बताया था, तो वहाँ पर इसका आंसर दे रखा था। तो आप लोग मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए कि करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, असाधारण निवासी कौन हो सकता है? Who may be not ordinary resident from the following: partnership firm, company, association of persons, Hindu, undivided family। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि असाधारण निवासी कहाँ से लिया गया? ये आपका जो निवास स्थान, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि इनकम टैक्स निकालने से पहले, उसकी इनकम कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम उसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी इनकम उसकी टैक्सेबल है और कौन सी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो असाधारण निवासी होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, वो कौन होगा या इसमें से कौन हो सकता है? साझेदारी फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का संघ, हिंदू अविभाजित परिवार। तो यहाँ पर जो हिंदू अविभाजित परिवार है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, से शॉर्ट में HUF भी बोलते हैं, सिर्फ वही क्या हो सकता है? असाधारण निवासी हो सकता है, बाकी तीनों ही असाधारण निवासी नहीं होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अच्छा, असाधारण निवासी होता कौन है? तो आपको पता ही होगा कि कुछ आधार शर्तें यानी कि बेसिस कंडीशंस होती हैं, और कुछ होती हैं अतिरिक्त शर्तें यानी कि एडिशनल कंडीशंस होती हैं। उसी के बेसिस पे निकाला जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी किसी भी कर निर्धारण वर्ष या किसी भी गत वर्ष में निवासी है, या असाधारण निवासी या फिर अनिवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन, salary payable by the government of India to an Indian citizen for services outside India is taxable in India, is not taxable in India, is includable in the total income for rate purposes only, none of these। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई एक एम्प्लॉय है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और वो है तो इंडिया का सिटीजन, लेकिन वो विदेश में किसी फॉरेन कंट्री में सेवा को दे रहा है,
जैसे कि बैंक ही होते हैं, विदेशों में भी होते हैं, फॉरेन में भी जो ब्रांचेस होती हैं, तो वहाँ पर कोई काम कर रहा है गवर्नमेंट बैंक की ब्रांच में, तो अगर वहाँ पर उसको कोई वेतन दिया जा रहा है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर जो कर्मचारी है वो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो भारत का ही नागरिक है, सिर्फ वहाँ पर वो सेवा दे रहा है, तो उसकी जो भी इनकम होती है वो इंडिया में टैक्सेबल मानी जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है? What are the clauses of an SSC on the basis of their residence? Indian and foreigners, resident Indians and non-resident Indians, resident, non-ordinary resident and non-resident, person, firms and companies. तो क्वेश्चन में कह रहा है निवास स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इसमें क्या हो जाएगा, हम जो एक रेजिडेंट होता है निवासी, दूसरा हो जाता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि असाधारण निवासी, और तीसरा हो जाता है अनिवासी नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर इन्हीं तीन जो है पार्ट में बांटा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। साधारण निवासी किसे मानते हैं? ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो होगा जो 2 आधार शर्तें दे रखी होती हैं, एक शर्त को पूरा करे और साथ में जो अतिरिक्त शर्त है उसमें से भी उनको पूरा करे, वो हो जाता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी। और दूसरा जो आपका असाधारण निवासी होगा वो दोनों ही जो आधार शर्तें कम से कम एक शर्त को पूरी करेगा और उसके अलावा जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनको पूरी नहीं करेगा, और जो अनिवासी होता है वो दोनों ही आधार शर्तों को पूरी नहीं करता। तो इस बेस पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि वो क्या है, असाधारण है, साधारण या फिर अनिवासी है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है। इनकम अक्वायरिंग इन इंडिया असेसेबल फॉर ऑल एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई आय, कोई इनकम भारत में उपार्जित है। ये काफ़ी कंफ्यूज करता है जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उपार्जित या फिर उदय हुई इनकम कौन सी होती है और वो कहाँ कहाँ टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई इनकम है जो भारत में उपार्जित हुई है, भारत में जो है क्योर हुई है, तो वहाँ पर वो कर योग्य होगी सभी करदाताओं के लिए, निवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए, अनिवासी के लिए। जो भी इनकम जो कि भारत में ही उपार्जित होगी तो सभी जो भी करदाता हैं सभी के लिए क्या होगी? टैक्सेबल होगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेरिस में कमाई गई एवं वहीं प्राप्त आय किसके लिए भारत में कर योग्य है? इनकम अक्वायरिंग इन पेरिस एंड रिसीव्ड देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द केस ऑफ for resident and ordinary resident only, for both resident and ordinary resident and resident but not ordinary resident, for both resident and non-resident, for all resident not ordinary resident and non-resident। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस की जगह कोई और भी कंट्री या कोई और दे सकता है आपको। तो यहाँ पर बात मेनली ये हो रही है कि इंडिया के बाहर की इनकम होगी। इंडिया के बाहर कमाई गई है और वहीं प्राप्त हुई है, तो वो इनकम क्या है? एक इनकम होती है कि आपने बाहर अर्न करी है लेकिन वो आपको इंडिया में जो है प्राप्त होती है, इंडिया में मिलती है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी जो इनकम है वो बाहर ही अर्न हुई है और बाहर ही प्राप्त हुई है, तब वो आपको देखना है कि वो भारत में किसके लिए टैक्सेबल होती है। तो वो हो जाएगा जो एक निवासी या साधारण निवासी होता है। एक अगर जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, जो करमुक्त होती हैं, एग्जेम्प्टेड होती हैं इनकम, उनको छोड़कर बाकी जितनी भी इनकम होती है सभी उसके लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो इंडिया में कमाई हो, चाहे इंडिया के बाहर कमाई हो, इंडिया में उपार्जित हो या इंडिया के बाहर उपार्जित हो, कोई भी कंडीशन हो, उसे सभी इनकम्स पर टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कि इंडिया के बाहर कमाई और बाहर ही प्राप्त हुई है, तो वो हो जाएगी सिर्फ जो रेजिडेंट है उसको ही टैक्स देना होगा उस पर, बाकी किसी को नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की गणना की जाती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो हम एजुकेशन सेस लगाते हैं तो वो किस इनकम पर लगाते हैं, उसकी किस इनकम पर उसकी गणना की जाती है? कुल आय पर, कुल आय के देय कर पर, कर योग्य आय पर या फिर कृषि आय पर। तो की जाती है कुल आय के देय कर पर यानी कि टैक्स ऑन टोटल इनकम। जब हमारी पहले तो 5 हेड से हम कैलकुलेट करते हैं, जो 5 हेड्स हमारे हैं उससे कैलकुलेट करके इनकम हमारी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है। उसमें से हम एटीसी से एटीयू तक की जितनी भी डिडक्शंस होते हैं सबको लेस कर देते हैं। लेस कर देने के बाद हमारी क्या आती है? टोटल इनकम आती है। उस टोटल इनकम पर हम निकालते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद जितनी टैक्स लायबिलिटी टोटल आती है उस पर हम एजुकेशनल सेस लगाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टैक्स ऑन टोटल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर योग्य आय 8 लाख रुपए होने पर आयकर पर देय सरचार्ज की दर है। द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन टैक्स पेएबल व्हेन टैक्सेबल इनकम इज ₹8 लाख।
5%, 2%, 3%, 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसकी कर योग्य आय 8 लाख रुपए है, तो वो कितना सरचार्ज देगा। तो यहाँ पर वो कुछ भी सरचार्ज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो सरचार्ज लगाया जाता है, तो जो 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम होती है उस पर 10% लगाया जाता है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम पर 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ की इनकम पर 25%, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि उसकी इनकम 8 लाख है, जो कि 50 लाख से भी काफ़ी कम है, इसलिए उसे कोई भी जो सरचार्ज है वो नहीं देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निवासी व्यक्ति जिसकी आयु 82 वर्ष है, आयकर देने के लिए दायी है यदि उसकी कुल आय से अधिक है। An individual aged 82 years resident in India is liable to pay income tax if his income is more than 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति जो कि 82 साल का है। तो आपको पता होगा कि 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। फर्स्ट में आ जाते हैं जो 60 ईयर्स से कम है, उसके बाद आ जाते हैं सीनियर्स जो कि 60 से 80 के बीच में होते हैं, उसके बाद आ जाएंगे उससे ज़्यादा सुपर सीनियर में आ जाएगा जो 80 के अबव होते हैं। तो यहाँ पर 82 ईयर्स से यानी कि वो सुपर सीनियर में है, अति वरिष्ठ नागरिक है। तो यहाँ पर उसकी जो कर योग्य आय यानी कि उसे कहाँ पर कितने सीमा तक कर मुक्त है जिसके ऊपर कर उसे देना पड़ेगा, वो हो जाएगी 5 लाख की, 5 लाख की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि व्यक्ति की आय 1 करोड़ से अधिक है परंतु 2 करोड़ से अधिक नहीं है तो उसे किस दर से अधिभार देना होगा? What is the rate of surcharge applicable to individuals having total exceeding ₹1 crore but not more than 2 crore? 50%, 5%, 2.5%, nil। तो अभी मैंने सारे रेट्स आप लोग को बताए थे, जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कितना था? 10% था, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कितना था? 15%। यहाँ पर उसकी इनकम जो 1 करोड़ से अधिक लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं है, तो उसमें कितना लगेगा? 15% का लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है? हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन ए पर्सन डिपॉजिट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ इन ए फाइनेंशियल ईयर टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट? 50,000, 60,000, 1 लाख, 1,50,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पीपीएफ अकाउंट जो होता है, तो एक वर्ष में जो उसमें राशि जमा की जाती है, तो अधिकतम कितनी राशि पर जो ब्याज है, वो ब्याज की सीमा क्या है कि उसे वहाँ तक ये छूट मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपके दे रखा है 1,50,000 का, वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि किसके अंतर्गत आती है? जो ब्याज दिया जाता है वो आ जाएगा 80C में ही आएगा। तो 80C में अलग अलग बहुत सी चीज़ों पर दे रखी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पर दे रखी है, NSC अगर आपने परचेस खरीदी है उस पर दे रखी है, जो ट्यूशन फीस होती है उस पर दे रखी है। लेकिन जो अलग अलग दी होगी, चाहे वो जितना भी अमाउंट निकल करके आए टोटल, लेकिन 1,50,000 से ज़्यादा उसे छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आज के वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट में जिस टॉपिक पर आप ज़्यादा क्वेश्चंस चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग के ज़्यादा क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूँगी, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।